हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 23 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी इस कोर्स के बारे में। ये ग्रामर का कोर्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अपने आप में एक खास प्रकार से डिजाइन किया गया कोर्स है। जिन बच्चों को ग्रामर से डर लगता है, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, जिनको रटने की आवश्यकता होती है, उनके लिए बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। इस एप्लीकेशन से जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड करवाया गया है। और भी बहुत सारे कोर्सेज इसमें चल रहे हैं। इसमें एक क्लोज टेस्ट का कोर्स है, इसके अतिरिक्त कुछ ई बुक्स भी उपलब्ध हैं। और ये वाला कोर्स जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैच, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें 2 वीडियोस आपको पर डे मिलते हैं। एक वीडियो जो ये आप शाम को 5 बजे प्राप्त होगा, ये वीडियो यहां पर भी मिलेगा। फर्क ये है कि यहाँ पीडीएफ उपलब्ध होता है। साथ में दूसरा जो वीडियो है वो बोर्ड पर नहीं होगा, डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता है ना। वो एक और वीडियो आपको मिलेगा, लेट नाइट मिल जाता है या अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग हमारी तैयारी करके पूरा आपको अपलोड कर दें तो मिल जाता है आपको पर डे 2 एडिटोरियल्स, दोनों के साथ पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो इस कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब इस एडिटोरियल में से ही लिए गए होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द पेंडेमिक अराइव्ड, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 डेटा शोड दैट देयर वाज एन एस्टिमेटेड 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स फॉर 1000 पीपल। जब पेंडेमिक पहुंची, जब वैश्विक महामारी आई, तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के डेटा है, उन्होंने दिखाया कि लगभग 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स थे 1000 लोगों पर। 1000 लोगों, इतने ही बेड थे। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो है 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स, ये है सब्जेक्ट आपका। इसको देखकर फिर वॉज आ नहीं सकता है ना। वॉज के स्थान पे क्या आएगा? वर। समझ में आ गया ना। वॉज के स्थान पे वर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। दूसरा देखिए, अमंग द कमिटीज ऑब्जर्वेशंस, जो भी कमिटी ने ऑब्जर्व किया है, जो भी कमिटी ने देखा है, समझा है, उसमें से एक चीज क्या है? इज द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस कवर फॉर मैनी एंड ओवरसाइट ऑन हॉस्पिटल्स। उनमें से एक चीज ये भी है, इज द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस कवर, कि इंश्योरेंस कवर नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज कमिटी ने जो ऑब्जर्व की है उसमें से एक चीज है इंश्योरेंस कवर की अनुपस्थिति, एब्सेंस फॉर मैनी, अनेकों के लिए, एंड ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब होता है सुपरविजन ऑन हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स पर सुपरविजन भी नहीं है। इस चीज की भी एब्सेंस देखी गई, टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पेशेंट्स आर नॉट टर्न्ड ऑफ इन अ क्राइसिस कोविड-19, के पेशेंट जो है इस प्रकार की आपदा जैसे कि कोविड-19 है उसमें ऐसा नहीं हो कि आप उनको एंटर ही नहीं होने दो, ऐसा नहीं हो कि आप उनको इलाज ना प्राप्त करने दो, एक्सेस ना करने दो ट्रीटमेंट, तो टर्न्ड ऑफ नहीं आएगा। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, टर्न ऑफ, रेडियो टर्न ऑफ कर सकते हो, नल है, टैप होती है, पानी की नल होती है, उसको टर्न ऑफ कर सकते हो। तो किसी चीज के सप्लाई को आप टर्न ऑफ कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम कम करनी है तो टर्न ऑफ कर सकते हो। लेकिन टर्न अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को, टर्न का मतलब क्या होता है? मॉडर्न अवे का मतलब दूर, अपने आप से दूर कर देना। इसका मतलब आप इसको कह सकते हो कि अगर एलिनेट करते हो किसी को, एलिनेट करते हो, दूर कर देते हो, उसको टर्न अवे बोलते हैं। इसको एक अर्थ में यह भी लिया जाता है कि किसी को एंट्री करने से रोकना, किसी को एंट्री ना करने देना, इस मीनिंग में भी आता है। तो यहां पे टर्न अवे आएगा। आपका आंसर है 2 नंबर की, उन पेशेंट्स को आप इलाज ना लेने दो, ये मतलब है इसका। द आंसर टू क्रिएट एन इक्विटेबल फ्रेमवर्क। देखो, आंसर टू, आंसर के साथ टू तब लगता है जब आपको एक नाउन आगे दे रखी हो। ठीक है, आंसर के साथ टू तब लगता है जब आगे एक नाउन दे रखी हो कि आंसर किस चीज का, किसी क्वेश्चन का आंसर। ये द आंसर है, ये नाउन है खुद ही, और आगे जब टू लग रखा है इसका मतलब आगे नाउन चाहिए आपको। ये आंसर के साथ टू तभी लगेगा जब नाउन हो, क्योंकि प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन चाहेगा अपना ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए तो निश्चित सी बात है कि वहां पे वर्ब तो नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ब तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। अब अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आपके पास एक तरीका होता है कि आप क्रिएट के साथ आईएनजी करें, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी प्लेस करें। तो यहां क्रिएटिंग होना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? 1 नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इस प्रकार से इसको देखते चलना है। तो यहां थोड़ा सा ये समझना है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखकर ही नहीं बढ़ना है आगे। ये खुद एक नाउन है, आगे आपको यहां पे नाउन के साथ टू दे रखा है, प्रेपोजिशन के रूप में दे रखा है। प्रेपोजिशन में ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। इस तरीके से टैकल करते हुए चलना है। तो आपका आंसर होगा 1 नंबर। तो ये तो कुछ कॉमन एरर्स हैं, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन इस प्रकार के क्वेश्चंस का, ये जो लाइन्स आपने देखी हैं उनका हम एडिटोरियल में पढ़ ही लेंगे। तो एंड तक जरूर देखना, दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, शेयर करना मैक्सिमम, और अगर पसंद आता हो सेशन लाइक करना मत भूलना। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। पेंडेमिक रिजिलियंस इसका टाइटल है। पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी है, रेजिलियंस का मतलब क्या है वो आप नोट कर सकते हैं। काफी बेहतरीन वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेजिलियंस क्या कहता है? देखो, रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी।
रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर होता है प्लाइबिलिटी, प्लाइबिलिटी, या फिर होता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। इन सभी का मतलब है लचीलापन। ठीक है, आप कोई जैसे इसमें देखो, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, या इलास्टिक लचीलापन है, प्रत्यास्थता गुण होता है एक। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज अगर नीचे गई है तो अपने आप खुद से ऊपर, अगर आप उसको दबा रहे हो तो खुद से ऊपर आ जाएगी, वो है इलास्टिसिटी। कहीं तक भी खींच सकते हो, वो है इलास्टिसिटी। तो पेंडेमिक रेजिलियंस से मतलब ये है कि वैश्विक महामारी आने के बाद, रेजिलियंस का मतलब ये हुआ कि वैश्विक महामारी के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, बहुत प्रेशर में था पूरा वर्ल्ड ही। उसके बाद रेजिलियंस मतलब एक ऐसी क्षमता कि फिर से आप रिकवर कर सकते हो। तो पेंडेमिक के बाद वापस से उभरने की क्षमता, पूरी कहानी समझ में आएगी जब एडिटोरियल पढ़ोगे। ये इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में दे रखा है। तो ये पेंडेमिक रेजिलियंस का मतलब हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं। द रिपोर्ट, अगर पूछूं कि रिपोर्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो आप कहेंगे नाउन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल कि बैंकिंग के एस्पिरेंट्स किस प्रकार से तैयारी करें। उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि भाई अगर आपको बैंक के लिए इंग्लिश तैयार करनी है, ग्रामर तैयार करनी है खास करके, तो वहां पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता आपको होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करती हैं। तो ये नाउन क्यों है? क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। तरीका बता रहा हूं कैसे आपको पहचान करनी है। ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, ये संसदीय समिति है। ठीक है, तो संसदीय जो स्टैंडिंग कमिटी है, अब ये इसकी रिपोर्ट, इस कमिटी की रिपोर्ट किसको लेकर? होम अफेयर्स को लेकर, घरेलू मामलों को लेकर। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। कॉल फॉर से मतलब होता है डिमांड, इसका मतलब मांग करना। तो ये मांग करते हुए, ठीक है, ये मांग करते हुए, क्या मांग करते हुए? अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एक्ट, पब्लिक हेल्थ एक्ट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समग्र, विस्तृत, जिसमें बहुत चीजें शामिल हो, सारी चीजें शामिल हो, कंप्लीट हो, टोटल हो, एंटायर हो, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। एग्जॉस्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप एग्जॉस्टिव भी कह सकते हो, इसको आप एंटायर भी कह सकते हो, इसको आप टोटल भी कह सकते हो। ठीक है, ये सब हो सकते हैं सिनोनिम इसके कॉम्प्रिहेंसिव के। तो जो रिपोर्ट है, संसदीय जो स्टैंडिंग कमिटी है, ये एक प्रकार की अस्थायी समिति होती है। समितियां वैसे अस्थायी होती है, उसको स्टैंडिंग कमेटी बोलेंगे। तो जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की होम अफेयर्स को लेकर, जिसमें डिमांड की गई है कि कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर एक्ट से पहले आपने कहा था ना दया आएगा, यहां दया नहीं है ना? तो ये एक डिमांड है, अभी तक एक्ट बना ही नहीं है, ये एक्ट बना ही नहीं है। केवल डिमांड, अगर एक्ट होता, स्थापित होता तो डेफिनेटली हम दया लगाते। तो इस एक्ट की डिमांड करते हुए एज ए रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब है इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, इसके परिणाम, मतलब इस चीज के रिएक्शन में। तो किसके प्रतिक्रिया स्वरूप? टू द एक्सट्रीम स्ट्रेसेस, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, इंटेंस, स्ट्रेसेस का मतलब दबाव। स्ट्रेसेस नाउन है, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है। तो द के बाद दो शब्द दे रखे हैं आपको, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हुआ। कोज्ड बाई कोविड-19, और दबाव कौन से? जो कि कोविड-19 के कारण हुए थे। कोविड-19 के कारण जो दबाव, स्ट्रेस, प्रेशर झेलना पड़ा था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप। इज अ वेलकम, तो ये जो रिपोर्ट है, इज अ वेलकम कॉल, ये एक क्या है? ये एक वेलकम कॉल है। वेलकम कॉल का मतलब एक स्वागत योग्य निर्णय है। कॉल का मतलब यहां पे डिसीजन से मतलब है। ठीक है, फिर समझना, जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की होम अफेयर्स को मामलों को लेकर, जिसमें डिमांड की गई है कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट की। किस कारण से? क्योंकि यहां कोविड-19 के कारण जो भी स्ट्रेस पैदा हुआ, बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रेस पैदा हुआ, उसके रेस्पॉन्स में, उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप। तो ये जो रिपोर्ट है, ये एक वेलकम कॉल है, ये एक स्वागत योग्य डिसीजन है टू रिफॉर्म, किसके लिए? सुधार करने के लिए। क्या सुधार करना है? अ फ्रेगमेंटेड हेल्थ सिस्टम, ऐसे हेल्थ सिस्टम में जो फ्रेगमेंटेड हो। फ्रेगमेंटेड का मतलब सेपरेटेड, सेग्रेगेटेड, खंडित, अलग अलग पार्ट से बटा हुआ, है ना, डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। और फ्रेगमेंटेड यहां पे कहलाएगा एडजेक्टिव। हेल्थ सिस्टम है वो कंपाउंड नाउन है, हेल्थ भी नाउन है, सिस्टम भी नाउन है। हेल्थ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, याद रखना, क्योंकि हेल्थ को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये केवल एक कॉन्सेप्ट मात्र है। हेल्दी व्यक्ति बनता है तो किसी नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है, जनरली उसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहते हैं। तो हेल्थ से हेल्दी बनता है। ठीक है, तो ये एक फ्रेगमेंटेड हेल्थ सिस्टम के लिए, फिर से बताऊं क्या? रिफॉर्म का मतलब है इंप्रूव करना, सुधार करना। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई होम अफेयर्स मामलों को लेकर,
उसमें डिमांड की गई कि कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट चाहिए। किसके प्रतिक्रिया स्वरूप? कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा है कोविड-19 के कारण, बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप। तो ये जो रिपोर्ट है एक वेलकम कॉल है, स्वागत योग्य एक डिसीजन है, कॉल नाउन है, वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव है। किस लिए? जो फ्रेगमेंटेड हेल्थ सिस्टम है, जो बिखरा पड़ा हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य महकमा है, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए। ठीक है, आगे देखो। When the pandemic arrived, ये आपका पहला क्वेश्चन था। जब पेंडेमिक पहुंची, मतलब जब पेंडेमिक आई, तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 डेटा, अब ये तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 का जो डेटा है उसने क्या दिखाया? उसने दिखाया कि देयर वर, देखो वर आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे पीपल, ये जो बेड्स था ये दे रखा है, कि ये दिखाया कि 1000 लोगों के लिए एस्टिमेटेड, मतलब अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, अबाउट, लगभग 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड थे, मतलब 1000 लोगों पर एक बेड भी नहीं था। ये हालत थी स्वास्थ्य विभाग की। ठीक है, तो कह रहा है कि जब पेंडेमिक आई थी ना, उस समय 2019 के जो डेटा थे, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल डेटा थे, उन्होंने दिखाया कि 1000 लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर संख्या देखें तो लगभग 0.55 गवर्नमेंट बेड्स थे। क्लियर है? आगे आ जाओ। प्रोलॉन्ग्ड अंडर इन्वेस्टमेंट। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है एक्सटेंडेड, काफी लंबा, लेंथी, काफी लंबे को बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड, लिख सकते हो, लेंथी, एक्सटेंडेड, एडजेक्टिव है, लेंथी, एक्सटेंडेड। देखो, हर एक क्या, क्यों, कैसे का जवाब अपने आप से पूछते चलोगे, चीजें आसान बनती जाएंगी। प्रोलॉन्ग्ड अंडर इन्वेस्टमेंट। अंडर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? कि निवेश जितना करना चाहिए उससे कम निवेश किया, करना चाहिए 100 रुपए खर्च कर रहे हो 70 रुपए खर्च, तो ये है अंडर इन्वेस्टमेंट। तो बहुत लंबे समय से जो अंडर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसमें इन्वेस्टमेंट, किसमें? तो इन लग रहा है इन्वेस्टमेंट जिसमें भी हो, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब जो लोक स्वास्थ्य ढांचा है उसमें, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भी हॉस्पिटल में बेड्स होने चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके लिए। ठीक है, 10 इस प्रकार से, 10 का मतलब इस प्रकार से, लेफ्ट मिलियंस सीकिंग हेल्प फ्रॉम ए हाईली कमर्शियलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर। इस स्थिति ने बहुत, मतलब इस प्रकार से छोड़ दिया, लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म में, किसको? मिलियंस, लाखों लोगों को, मिलियंस लोगों को, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, तो मिलियंस का मतलब बहुत लोगों को, करोड़ों लोगों को मान लो चाहे, सीकिंग, वो लोग जो कि, सीक मतलब चाहना, तलाशना, मांगना, जो कि अब चाह रहे हैं या प्राप्त करना चाहते हैं हेल्प, सहायता, किससे? फ्रॉम ए हाईली कमर्शियलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर, उस प्राइवेट सेक्टर से जो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड है। प्राइवेट सेक्टर हो गया निजी, मतलब जैसे निजी हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात कर रहा है। कमर्शियलाइज्ड का मतलब है जो कि व्यवसायिक है, और कैसा व्यवसायिक है? हाईली, ये एडवर्ब है, हाईली, कमर्शियलाइज्ड एडजेक्टिव है, और प्राइवेट सेक्टर यहां पे क्या है? ये नाउन है। ठीक है, आधी बात समझ में? एक बार फिर समझना। तो जो काफी लंबे समय से बहुत कम निवेश किया जा रहा है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस चीज ने मिलियंस लोगों को ऐसी हालत में छोड़ दिया है कि वो लोग अब हेल्प प्राप्त करना चाहते हैं, कहां से? बहुत ही ज्यादा व्यवसायिक जो प्राइवेट सेक्टर है वहां से। भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं तो कहां जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत सीधी सी बात है। सीक का मतलब चाहना, तलाशना, मांगना होता है। सीक की सेकंड फॉर्म सॉर्ट होती है, SOUGST, थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट होती है, याद रखेंगे। मिलियंस यहां पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मिलियन से पहले कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं होती है तो मिलियन का प्लुरल बना सकते हो आप। ऐसा ही 1000 में होता है, ऐसा ही बिलियन में होता है, ऐसा डजन में होता है, ग्रोस में होता है, स्टोन में होता है, स्कोर में होता है। ये चीजें आप पढ़ते हो जब नाउन पढ़ते हो। और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया है कि ऐसा प्राइवेट सेक्टर विद लिटिल रेगुलेटरी ओवरसाइट। ओवरसाइट से मतलब क्या है? ओवरसाइट से मतलब होता है सुपरविजन। ओवरसाइट से मतलब है सुपरविजन। तो कैसा यहां प्राइवेट सेक्टर? वो प्राइवेट सेक्टर जिस पर ना के बराबर रेगुलेटरी का मतलब नियम संबंधी सुपरविजन नहीं होता, मतलब कोई नियंत्रण नहीं है इस पर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, लिटिल के पहले कुछ भी नहीं हो तो इसका मतलब नो या नथिंग पढ़ना। अगर लिटिल से पहले ना ही तो ए हो ना द हो, इसका मतलब ना के बराबर होता है। तो या तो पढ़ो नो या पढ़ो नथिंग, दोनों ही आपको यहां पे मीनिंग दे देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं लोग जिनको मतलब खराब हालत में छोड़ दिया है, क्योंकि पैसा निवेश कर नहीं रही सरकार। इस कारण से वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जो बहुत ज्यादा व्यवसायिक प्राइवेट सेक्टर है उससे हेल्प मांग रहे हैं, और उन पर, उस प्राइवेट सेक्टर पर कोई भी नियंत्रण है नहीं, सुपरविजन ना के बराबर है। ठीक है, आगे देखो। द सिचुएशन वॉज इवन वर्स। यह स्थिति जो थी वो कहीं ज्यादा खराब थी। वर्स क्या है? बैड की डिग्री कंपैरेटिव, बैड वर्स वर्स्ट। एक बात याद रखना, वर्स इल की कंपैरेटिव डिग्री भी होती है। इल, ILL, फिर वर्स, फिर वर्स्ट। इल एडवर्ब होता है, बैड एडजेक्टिव होता है। नोट करने योग्य बात है, नोट कर लीजिएगा। तो ये सिचुएशन जो थी वो कहीं ज्यादा खराब थी। किसमें? रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में। वेयर, जहां पर। अब ये चूंकि स्थान बता रहा है तो वेयर ही आएगा। यहां वैन लगा के प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में, है ना। इसको मान लो क्वेश्चन बनाना चाहे कॉमन एरर का, तो यहां पे वैन बना दे, तो वैन तो आ ही नहीं सकता ना।
क्योंकि व्हेन डिनोट्स टाइम, जबकि वेयर बताता है आपको प्लेस, तो चूंकि ये प्लेस है इस कारण से वेयर। तो वो प्राइवेट रूरल एरिया जहां पर केयर फैसिलिटीज आर वीकर, जहां पे केयर फैसिलिटीज क्या है, बहुत ही कमजोर है, बहुत ही मतलब वीक है। ठीक है, केयर फैसिलिटी मतलब स्वास्थ्य संबंधी, देखभाल संबंधी सुविधाएं जो है ना, केयर फैसिलिटीज मतलब ये है कि वहां पे डॉक्टर मिल जाएं, वहां पे मतलब स्टाफ अच्छे से प्रशिक्षित स्टाफ हो, फैसिलिटीज ठीक हो, तो ये सब केयर फैसिलिटीज जो है जहां पे वीकर है, कहां पे, ग्रामीण क्षेत्रों में। एंड अर्बन वर्कर्स, अर्बन वर्कर्स का मतलब जो शहरी, अर्बन का मतलब शहरी होता है, और मान लो मैंने ई जोड़ दिया इसमें, अर्बन कर दिया, तो वो सुसंस्कृत, सभ्य, कल्चर्ड होगा, है ना, वो कल्चर्ड को बोलेंगे, सभ्य को बोलेंगे। अर्बन से अर्बन बनता है। तो जो शहरी काम करने वाले लोग हैं, फ्लैड, फ्लैड क्या है, फ्ली की सेकंड फॉर्म है। यहां पे देखो फ्ली होता है FLEE, फिर इसकी सेकंड फॉर्म फ्लैड बनती है और थर्ड फॉर्म फ्लैड बनती है। एक काम की बात यहां पे याद रखेंगे कि फ्ली को बराबर रख सकते हो रन अवे के, फ्ली बराबर होता है रन अवे, इसका मतलब इसके अंदर अवे ऑलरेडी है, और एग्जामिनर जो होता है वो आपको यहां पे कंफ्यूज करने के लिए फ्ली के साथ अवे देता है, जो गलत करना होता है परीक्षा में। ठीक है, फ्ली के साथ अवे कभी नहीं लगेगा। तो वो यहां पे, और जो अर्बन वर्कर्स है वो अपने गांव भाग गए। कहां भाग गए, गांव। किस कारण, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड मतलब डरे हुए थे वो, अफ्रेड में प्रिपरेशन क्या लगता है, ऑफ। किससे डरे हुए थे, द कॉस्ट ऑफ फॉलिंग सिक इन सिटीज, कि वो अगर शहर में रहेंगे तो फॉल सिक, बीमार पड़ जाएंगे। फॉल सिक का मतलब बीमार पड़ जाना, इस डर से, इस डर से कि शहर में बीमार पड़ जाएंगे, वो गांव की ओर भाग गए। एक बार फिर समझेंगे, काफी लंबे समय से जो बहुत ही कम निवेश किया जा रहा है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसी कंडीशन ने मिलियंस को ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया कि वो अब हाईली कमर्शियलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर को हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं वहां से, और इसमें बिल्कुल भी रेगुलेटरी मतलब कहें सुपरविजन नहीं है, ना के बराबर रेगुलेटरी सुपरविजन है। ये सिचुएशन जो थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ज्यादा खराब हो गई, है ना, और वो ग्रामीण क्षेत्र जहां पे केयर फैसिलिटीज जो है कहीं ज्यादा कमजोर हैं, और अर्बन वर्कर्स जो थे अपने गांव भाग गए। कारण क्या था, उनको डर सता रहा था कि अगर शहर में रहेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। आगे बढ़े, एक्नॉलेजिंग मतलब एक्सेप्टिंग, एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना, कन्फेस करना, स्वीकार करना। तो इस चीज को स्वीकार करते हुए दिस डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मतलब विकृतियां होती हैं, डिस्टोर्शन डिफॉर्मेशन होता है, विकृतियां होती हैं, इरेगुलरिटीज कह सकते हो, मिसमैनेजमेंट कह सकते हो। तो यहां पे कंटेक्स्ट के अनुसार अगर देखते हो तो यहां पे मिसमैनेजमेंट इज द यू कैन से प्रॉपर वर्ड फॉर दैट। तो डिस्टोर्शन का मतलब है मिसमैनेजमेंट। तो यहां पे है एक्नॉलेजिंग, स्वीकार करते हुए, दीज डिस्टोर्शंस क्या स्वीकार करते हुए, इन विकृतियों को स्वीकार करते हुए, इस मिसमैनेजमेंट को स्वीकार करते हुए, एंड द इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी क्या होता है, अपर्याप्तता। इनएडिक्वेसी क्या चीज है, नाउन है, कैसे पता लगा, दे लगा हुआ है। इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेट जो होता है अपर्याप्त, है ना, उससे तो बना हुआ है। इनएडिक्वेट जो होता है अपर्याप्त, अगर इन हटा दोगे तो एडिक्वेट होगा, तो वो पर्याप्त हो जाएगा, वो एंटोनिम होता है इन लगाने से। इन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स जोड़कर एंटोनिम बनाते हैं हम लोग। तो एक्नॉलेजिंग दीज डिस्टोर्शंस, तो इन विकृतियों को स्वीकार करते हुए, और जो अपर्याप्तता है किसकी, एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स, एग्जिस्टिंग मतलब जो वर्तमान में स्थित है, क्या, लीगल कानूनी फ्रेमवर्क्स, ढांचा कह सकते हो, जो भी एक सिस्टम कह सकते हो, उसको एक्नॉलेज करते हुए। देखो दो चीजें एक्नॉलेज करिए, एक तो ये विकृतियां हैं, मिसमैनेजमेंट है इनको, दूसरा क्या है, दूसरा है जो वर्तमान में बनी हुई है लीगल फ्रेमवर्क्स, जो कानूनी एक सिस्टम बना हुआ है, उसकी अपर्याप्तता, ये कानूनी कोई सिस्टम नहीं है, इसकी अपर्याप्तता, इन दोनों को स्वीकार करते हुए। ठीक है, द पैनल, जो भी कमेटी बनाई उसका नाम है पैनल। तो पैनल ने क्या किया, डिमांड करी, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, क्या डिमांड करी, एन ओमनिबस, ओमनिबस इज ए नाउन, ओमनिबस लॉ, ओमनिबस लॉ जो है वो ओमनिबस यहां पे वैसे एडजेक्टिव काम करेगा, लॉ यहां पे नाउन है। ओमनिबस का मतलब क्या होता है, कंसिस्टिंग, ऑल इंक्लूसिव, यो कह दो, ओमनिबस यहां पे क्या कहलाएगा, ऑल इंक्लूसिव, जिसमें सब कुछ शामिल हो। और ये करामात है ओमनी शब्द की, ओमनी जहां भी आता है इसका मतलब सब कुछ होता है, जैसे ओमनीवोरस होता है। ठीक है, तो वही है ओमनी बस, ऑल इंक्लूसिव, में सब कुछ शामिल हो। तो ऐसा कानून की डिमांड करिए जिसमें बहुत सारे सभी कानून शामिल हो जाएं, सब कुछ समावेशित हो, दैट विल कर्ब, और वो कानून जो कि क्या करेगा, रोकेगा। कर्ब का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेन करना, रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना, कॉन्स्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन कह सकते हो या फिर कॉन्स्ट्रेन कह सकते हो। तो वो कानून जो कि रोकेगा, नियंत्रित करेगा, किसको, प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी को। ड्यूरिंग सच क्राइसिस, मैंने बताया था कल के सेशन में, क्राइसिस सिंगुलर होता है, क्राइसिस बोलते हैं इसको, प्लूरल होता है। ऐसे संकट में, एंड प्रोवाइड, और प्रदान करे, रोबस्ट कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग, कैशलेस का मतलब
कैशलेस का मतलब जिसमें नकदी देने की आवश्यकता ना हो, जैसे कार्ड वगैरह हम यूज करते हैं तो वो कैशलेस पेमेंट मोड होता है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब स्वास्थ्य बीमा, ऐसी यहाँ पे पॉलिसी जो है प्रोवाइड करे। एक बार फिर समझना, दो चीजें देखी, एक तो मिसमैनेजमेंट देखा, दूसरा अभी वर्तमान में जो लीगल फ्रेमवर्क्स है उसकी अपर्याप्तता है कि ठीक है लीगल चीजें तो हैं लेकिन अभी वो पर्याप्त नहीं है, कुछ ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इन दोनों चीजों को देखते हुए इस कमेटी ने डिमांड करिए, कॉल फॉर का डिमांड करना होता है। क्या डिमांड करिए कि एक ऐसा कानून चाहिए जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो, सब कुछ इंक्लूसिव हो, ऐसा कानून जो कि क्या करे, वो रोके मुनाफाखोरी को ऐसे संकट के दौर में, और प्रोवाइड करे एक स्ट्रॉन्ग कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। रोबस्ट का स्ट्रॉन्ग होता है, अगर व्यक्ति के बारे में हो रोबस्ट तो हष्ट पुष्ट होता है, स्टर्डी होता है, हेलन हार्टी होता है। अगर ये वस्तु के बारे में हो कि सिस्टम के बारे में हो तो स्ट्रॉन्ग इसका मीनिंग निकलता है। आगे बढ़ते हैं। इट्स इंडाइटमेंट, ये इट्स आ रहा है पैनल के लिए। इंडाइटमेंट का मतलब होता है चार्ज, चार्ज को बोलते हैं, आरोप लगाने को बोलते हैं। इंडाइटमेंट का मतलब लिख लो, इंडाइट का एक्यूजेशन, इंडाइटमेंट। इंडिक्टमेंट मत पढ़ना भाई, इसको ढंग से पढ़ना, प्रोनाउंशिएट सही करना। इंडाइटमेंट इसका मतलब चार्ज या एक्यूजेशन, चार्ज कह सकते हो या एक्यूजेशन कह सकते हो। तो कह रहा है कि जो आरोप है, जो इसका आरोप है, कमिटी का आरोप है, ऑफ द फेवरिश कॉमर्स, फेवरिश का मतलब होता है अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण, है ना। यहां पे फेवरिश का मतलब आप क्या लोगे, काफी ज्यादा, काफी इंटेंस। कॉमर्स वित्तीय या व्यवसायिक। सराउंडिंग हेल्थ केयर प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब यहां पे क्या लोगे, फैसिलिटीज। प्रोविजन का मतलब यहां पे लोगे फैसिलिटी, फैसिलिटी, FACILITY, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इसका जो चार्ज है, कमिटी ने चार्ज लगाया मतलब अभियोग लगाया, आरोप लगाया, इस पर दोष मढ़ा। किस चीज का, इस चीज का आरोप कि फेवरिश कॉमर्स की काफी ज्यादा जो व्यवसाय गतिविधियां हैं, मतलब केवल और केवल व्यवसाय के ही इर्द गिर्द घूमता है, कहीं भी मानव सेवा की बात ही नहीं है, केवल व्यवसाय के इर्द गिर्द घूमता है। सराउंडिंग हेल्थ केयर प्रोविजन, हेल्थ के प्रोविजन का मतलब जो हेल्थ केयर सुविधा है उसको सराउंड किए हुए, उसको घेरे हुए चारों तरफ से जो फेवरिश कॉमर्स है। हाउएवर, हालांकि, कैन सर्व अ लार्जर पर्पज, ये जो चीज है, ये जो अभियोग है वो क्या कर सकता है, बड़े स्तर पर पर्पज को सर्व कर सकता है, मतलब फुलफिल कर सकता है, उद्देश्य पूरा कर सकता है अपना। तो जो कमिटी ने आरोप लगाया कि आज हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है उसको चारों तरफ से कॉमर्स ने घेर रखा है, ये आरोप जो है, हालांकि, हाउएवर जो है, ये एडवर्स सिचुएशन डिनोट करने के लिए आता है कि हालांकि आरोप लगाया है तो, लेकिन आरोप ठीक है लगाना नहीं चाहिए, लेकिन आरोप फिर भी कोई काम कर देगा, तो इस प्रकार की बात के लिए हाउएवर का प्रयोग किया है। ये हालांकि क्या कर सकता है, सर्व कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, क्या, लार्जर पर्पज, बहुत बड़ा उद्देश्य। इफ इट कवर्स ओवरऑल सिस्टम रिफॉर्म, कब कर सकता है, यदि ये कवर करता है ओवरऑल सिस्टम रिफॉर्म को। ओवरऑल मतलब पूरा, सिस्टम रिफॉर्म मतलब पूरा, अगर सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हो, अगर पूरे सिस्टम का सुधार चाहते हो, तो अगर इस चीज को ये कवर कर दे तो ये बड़ा उद्देश्य पूरा करेगा। एड्रेसिंग, एड्रेस का मतलब ठीक करना, रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना। एड्रेसिंग ठीक करते हुए, क्या, द स्ट्रक्चरल एसिमेट्री, एसिमेट्री मतलब असमिति होती है, असमानता कह सकते हो, ठीक है। डिसिमिलरिटी कह सकते हो। स्ट्रक्चर मतलब ढांचागत, जो कि सिस्टम में है, स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है क्योंकि एल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल एसिमेट्री, तो जो भी ढांचागत या सिस्टम के अंदर असमानता है उसको ठीक करते हुए, और ये क्रिएट किसने किया है, असमिति या असमानता, वो क्रिएट किया है मिसगाइडेड पॉलिसीज, ऐसी नीतियों के द्वारा जो मिसगाइडेड है, वो सही दिशा में जो अग्रसित नहीं है, अग्रसर नहीं है। मिसगाइडेड, गाइड का ऑपोजिट कर दिया ना इसने, पॉलिसीज नाउन हो गया, मिसगाइडेड एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एक बार फिर समझेंगे। तो कह रहा है कि ये जो एक चार्ज लगाया है कि आज पब्लिक हेल्थ प्रोविजन को पूरी तरह से कॉमर्स ने घेरे हुआ है, ये बड़ा उद्देश्य पूरा कर सकता है अगर ये कवर करता है ओवरऑल सिस्टम रिफॉर्म को, ठीक है, एड्रेस करते हुए, ठीक करते हुए स्ट्रक्चरल असमानता को, जो कि मिसगाइडेड पॉलिसीज के कारण जन्म जिसने लिया है, वो असमानता है जो इसके कारण आई है। इंडिया हैज कमिटेड इटसेल्फ टू, कमिट के साथ टू लगता है, कमिट टू का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना, वादा करना। तो भारत ने अपने आप से वादा किया है किस चीज का, कॉवेनेंट्स। कॉवेनेंट्स का मतलब होता है अग्रीमेंट, अकॉर्ड, पैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अकॉर्ड कह सकते हो समझौता, या फिर आप इसको पैक्ट कह सकते हो समझौता, या अग्रीमेंट कह सकते हो समझौता, या कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। ये सब इसके सिनोनिम है किसके, कॉवेनेंट के, ठीक। तो कह रहा है कि भारत ने अपने आप से वादा किया है, किस चीज के प्रतिबद्धता दर्शाई है, कॉवेनेंट्स मतलब जो अग्रीमेंट है, जो भी समझौते हैं उसके प्रति, सच एज जैसे कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, भारत के कुछ लक्ष्य हैं,
और वो लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं। इस लक्ष्य का मतलब ये है, सस्टेनेबल का मतलब होता है बनाए रखने योग्य, जो कंटिन्यू चलता रहे, जो आपने आज के दौर में किया है वो काम अगली पीढ़ी के लिए भी काम आए, ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको भी बोलते हैं जो कि कह सकते हो कि आपके एनवायरनमेंट को प्रभावित ना करे, जो ग्रीनरी को प्रभावित ना करे, उसको भी सस्टेनेबल बोलते हैं। तो भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है, अपने आप से वादा किया है कि वो प्रतिबद्ध है किसके प्रति, उन अग्रीमेंट्स, उन समझौतों के प्रति जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, बट लेकिन कंटिन्यूज टू इवेड, लेकिन भारत लगातार बचता रहा है। कंटिन्यूज लगातार जारी है, टू इवेड, इवेड का मतलब अवॉइड करना, बचना, भारत लगातार बचता रहा है किस चीज से, मेकिंग द राइट टू हेल्थ अ फुल लीगल एंड जस्टिसिएबल राइट, कि भारत ने जो राइट टू हेल्थ है, स्वास्थ्य का अधिकार है, राइट के साथ प्रिपरेशन टू लगेगा, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, है ना, तो ये है जो स्वास्थ्य वाला जो अधिकार है उसको फुल, पूरा लीगल एंड जस्टिसिएबल राइट नहीं बना रहा। लीगल मतलब कानूनी, जस्टिसिएबल वो चीज जो कि आप जिस पर मुकदमा चला सको, मतलब कोई अगर उसका उल्लंघन करे तो फिर उस पर मुकदमा चल सके, उसको जस्टिसिएबल बोलते हैं। आप में से कुछ सोचेंगे सर जस्टिफिएबल होना चाहिए, ये भी होता है जस्टिसिएबल। ठीक है, एडजेक्टिव है, ABLE एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है। तो भारत जो है, ठीक है, प्रतिबद्ध है, भारत ने अपने से वादा किया है किसके प्रति, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके प्रति अपने आप की प्रतिबद्धता जाहिर की है, लेकिन फिर भी भारत जो है लगातार बचता रहा है। किससे बचता रहा है, राइट टू हेल्थ को पूरी तरीके से लीगल और जस्टिसेबल राइट बनाने से। ठीक है, अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, किसके तहत, इस हेल्थ पॉलिसी के तहत, किसी के तहत, किसी के सुपरविजन में या किसी के कंट्रोल में, उसके लिए अंडर प्रेपोजिशन लगता है। आइए आगे, अमंग द कमिटीज ऑब्जर्वेशंस, तो कमिटीज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा 5 बच्चों को देखकर कि उनमें से 3 बच्चे तो पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस थे, 2 बच्चे थोड़ा सा लाइटली ले रहे थे पढ़ाई को, तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने देखकर, समझकर, सोचकर जो भी मेरा एक माइंडसेट बनाया है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो कमिटी ने जो कुछ सोचा है, जो कुछ भी इसने एक क्या कह सकते हो, एक शोध की है, एक्सप्लोर किया है, उससे पता लगा है कि ऑब्जर्वेशन है। तो जो भी कमिटीज के ऑब्जर्वेशन रहे, कमिटी ने जो कुछ सोचा, समझा, जो कुछ जाना, उनमें से एक, ऑब्जर्वेशन तो बहुत सारे हैं, दैट इज व्हाई अमंग हिज हियर, और उनमें से कोई एक जो है वो क्या है, द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस कवर। उसमें से एक ऑब्जर्वेशन ये है कि इंश्योरेंस कवर की एब्सेंस है, इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जा रहा, बीमा नहीं करवाई जा रही, फॉर मैनी, अनेकों के लिए, एन ओवरसाइट, और क्या बताया, और एब्सेंस किसकी है, ओवरसाइट ऑन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स को सुपरविजन भी नहीं किया जा रहा, हॉस्पिटल्स का। ओवरसाइट क्या पढ़ा था, सुपरविजन। ओवरसाइट का मतलब भूल चूक भी होती है, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया सुपरविजन। ठीक है, और सुपरविजन की कमी है ये भी जाना, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट पेशेंट्स आर नॉट टर्न्ड अवे, कि पेशेंट्स जो हैं वो उनको कहीं ऐसा ना हो कि क्राइसिस के समय, जैसा क्राइसिस कैसा है, कोविड-19 वाला, इस प्रकार के संकट की घड़ी में कहीं ऐसा ना हो कि इन पेशेंट्स को क्या कर दिया जाए, टर्न अवे कर दिया जाए, इन पेशेंट्स को इलाज ना मिले, चूंकि इनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि अफोर्ड कर सकें इलाज को, इसलिए इनका जो बीमा कवर की अनुपस्थिति में इनके पास कौन देगा, इनकी हेल्प कौन करेगा, ऐसी कंडीशन में कहीं ऐसा ना हो कि टर्न अवे कर दिया जाए। एक बार फिर समझना, कमिटी ने जो भी कमिटी बनाई गई, उस कमेटी ने जो भी ऑब्जर्वेशंस देखे, उन ऑब्जर्वेशंस में एक चीज सामने आई कि बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस कवर नहीं दिया गया है। दूसरी बात, हॉस्पिटल्स पर कोई निगरानी नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, किसके लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर का सुनिश्चित करना होता है। अगर ई के स्थान पे आई लगा दूंगा, वो इंश्योर करूंगा, तो इसका मतलब होता है बीमा करना। ठीक है, इंश्योरेंस बनता है जिससे ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो पेशेंट्स हैं वो मतलब टर्न अवे ना कर दिए जाए, आर टर्न अवे पैसिव वॉइस है कि उनको दूर ना कर दिया जाए, उनको एंट्री करने से मना नहीं किया जाए, ऐसे संकट की घड़ी में जैसे कि कोविड-19 वाला है। ठीक है, सच एज का प्रयोग एग्जांपल बताने के लिए हम करते हैं, तो ऐसा संकट जैसे कि कोविड-19 है। व्हाइल द पैनल इज राइट टू व्यू दिस एज ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच का मतलब समझ लो, ब्रीच का मतलब उल्लंघन होता है, ब्रीच से मतलब है उल्लंघन, कॉन्ट्रावेंशन कह सकते हो, ब्रीच का मतलब है कॉन्ट्रावेंशन या फिर वायलेशन कह सकते हो, किसी भी नियम को तोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीच कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ये ब्रीच यहां पे नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है इससे पहले। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब विश्वास का विश्वास तोड़ना, तो कह रहा है यद्यपि वाइल से स्टार्ट है, इसका मतलब देयर विल बी 2 क्लॉजेस, फर्स्ट वन इज फ्रॉम वाइल टू ट्रस्ट एंड सेकंड वन इज फ्रॉम वन टू सिटीजंस। लेट्स सी, तो वाइल द पैनल इज राइट, यद्यपि पैनल जो है, ये कमिटी जो है सही है, किसके लिए सही है, टू
व्यू, ये देखने के लिए, टू व्यू दिस, कि इसको कमिटी ने देखा है किस रूप में, कि ये विश्वास का हनन है, विश्वास को तोड़ने जैसा है। वन ऑफ द पेंडेमिक इंपैक्ट्स, फिर भी जो पेंडेमिक के प्रभाव पड़े हैं उनमें से एक प्रभाव, ये वन ऑफ द वाला केस देख लो, वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, सम वन ऑफ द, अगर ऐसे कोई फ्रेजेस आते हैं तो आपको रूट देखना होता है। रूट कहां है? रूट है यहां पे, वन ऑफ द में रूट क्या है? वन। वन को देखते हुए क्या लगा रहे हैं? हैज बीन। ठीक है, तो जो प्रभाव पेंडेमिक के पड़े हैं उनमें से एक प्रभाव क्या है? अ स्टैगरिंग राइज। स्टैगरिंग का मतलब है सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग लिख सकते हो आप। स्टैगरिंग से मतलब है सरप्राइजिंग, काफी ज्यादा, काफी आश्चर्यजनक कह सकते हो, सरप्राइजिंग, और एडजेक्टिव है ये। आईएनजी फॉर्म में कोई चीज अगर है तो वो वर्ब बन सकती है, या एडजेक्टिव बन सकता है, या नाउन हो सकता है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ए से देख लो, ये दो शब्द दे रखे हैं, तो राइज तो यहां पे नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है। ठीक है, समझो फिर से। यद्यपि पैनल सही है इस बात में कि पैनल ने इसको एक विश्वास का हनन कहा है, विश्वासघात कहा है, फिर भी जो पेंडेमिक के प्रभाव पड़े हैं उनमें से एक प्रभाव क्या पड़ा है? स्टैगरिंग राइज इन प्रीमियम्स। प्रभाव ये पड़ा है कि भाई प्रीमियम्स जो है, प्रीमियम समझते हो, बीमा करवाते हैं तो प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रीमियम का बहुवचन प्रीमिया भी हो सकता है, यूएम को हटाकर ए भी लगा सकते हैं, जैसे स्टेडियम में होता है, असाइलम में होता है, मेमोरेंडम में होता है ना, कोरिजेंडम में होता है, तो ऐसे यहां प्रीमिया भी कर सकते थे आप। ठीक है, प्रीमियम से भी आज की इंग्लिश में चलता है। कि एक प्रभाव यह भी रहा है कि प्रीमियम में काफी ज्यादा मतलब वृद्धि हुई है, आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स। विशेष करके किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए, मतलब जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए। ऑफ इवन अप टू 25%, यहां तक कि अप टू मतलब इस सीमा तक। जैसे कई बार आप कोई भी शोरूम में अगर चले जाएं और वहां पे लिखा रहे ऑफर की अप टू 25%, इसका मतलब ये है कि वो 1% से लेकर 25% तक के आपको डिस्काउंट वहां पे मिलेगा। वहां पे ये नहीं होता कि आपको 25% ही डिस्काउंट है, वो फ्लैट डिस्काउंट अलग होता है, अप टू का मतलब अलग होता है। तो इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब क्या है? वो वैल्यू जिसकी इंश्योरेंस करवा रखी है, जिस वैल्यू पे इंश्योरेंस करवा रखी है, बीमा करवा रखी है, उसका 25% तक यहां पे प्रीमियम लिया जा रहा है। समझ रहे हो? तो वाइल द पैनल इज राइट टू व्यू दिस एज ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यहां की भी पैनल जो है वो बिल्कुल ठीक है कि इसने इसको ट्रस्ट के ब्रीच के रूप में देखा है। यहां एक जो प्रभाव है पेंडेमिक के इंपैक्ट्स का, जो पेंडेमिक का प्रभाव पड़ा है, उनमें से एक प्रभाव यह भी है कि प्रीमियम में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, विशेष करके सीनियर सिटीजन्स के लिए। यहां तक कि 25% इंश्योर्ड वैल्यू का प्रीमियम उनसे वसूला जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज मोर, इससे भी ज्यादा क्या है? व्हाट को देखकर इज है, इससे भी ज्यादा क्या है? द इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI, ये है बीमा, जो जैसे बैंकिंग रेगुलेटर कौन है? RBI, वैसे इंश्योरेंस रेगुलेटर कौन है? IRDAI। बीमा कंपनियों के ऊपर जो मतलब कह सकते हो निगरानी करता है, सुपरवाइज करता है, उसको IRDAI बोलते हैं। तो इससे भी ज्यादा क्या है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI है, सेट 65 एज द मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री। इसने क्या किया है कि मैक्सिमम एज 65 रखी है, सेट कर दिए कि अधिकतम आयु 65 वर्ष है एंट्री लेने के लिए। किसमें एंट्री? स्टैंडर्ड पॉलिसी। स्टैंडर्ड पॉलिसी की एंट्री के लिए यहां पे अर्लियर दिस ईयर, मतलब इस साल के शुरुआत में, अर्लियर मतलब पहले, अर्लियर समय के लिए आता है, तो इस साल के शुरुआत में या पहले IRDAI ने कहा था कि 65 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए इस स्टैंडर्ड पॉलिसी में एंट्री के लिए। अफेक्टिंग, प्रभावित करते हुए ओल्डर अनइंश्योर्ड सिटीजन्स, ओल्डर इससे ज्यादा बड़े, 65 साल से अधिक बड़े, डिग्री कंपैरेटिव है, अनइंश्योर्ड जो बीमा जिनकी नहीं है, सिटीजन्स मतलब नागरिक। तो इससे क्या होगा? जिनकी आयु 65 से अधिक है उसको यहां प्रभावित किया है इस चीज ने, इस डिसीजन ने। सच एज लिमिट्स, अब लेखक कह रहा है कि ऐसी जो एज लिमिट्स हैं मस्ट बी फुली रिमूव्ड। इस प्रकार की एज लिमिट्स को मस्ट बी, निश्चित रूप से जरूर से जरूर क्या करना चाहिए? फुली रिमूव्ड, पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। ऐसी एज लिमिट होनी नहीं चाहिए। 65 से ऊपर के भी जो वृद्ध लोग हैं उनका बीमा कवर होना चाहिए ताकि वो लोग भी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकें इस प्रकार की आपदा में, जैसे कि कोविड-19 आई है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म में, फुल्ली वहां पे एडवर्ब था। द आंसर टू क्रिएटिंग, अब ये आंसर है, नाउन है, द लगा हुआ है। आंसर टू, आंसर के साथ टू लगता है जब आगे एक और नाउन दे रखी होती है। आंसर किस चीज का? तभी। आंसर खुद अगर वर्ब के रूप में हो तो टू नहीं लगता, याद रखिएगा। तो आंसर टू क्रिएटिंग, चूंकि ये प्रीपोजिशन था इसलिए यहां पे ING लगाना जरूरी हो गया। तो जो आंसर है किसका? क्रिएटिंग एन इक्विटेबल फ्रेमवर्क। इक्विटेबल क्या होती है? इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर। इक्विटेबल जो शब्द है इसका मतलब होता है फेयर या जस्ट, बिल्कुल न्यायोचित, बिल्कुल निष्पक्ष। ठीक है, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। तो जो आंसर है, उत्तर है किस चीज का? कि क्रिएटिंग एन इक्विटेबल फ्रेमवर्क, कि ऐसी फ्रेमवर्क, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो इक्विटेबल हो, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो न्यायोचित हो। लाइज इन, वो निहित है, किसमें निहित है?
इन टैक्स फंडेड सिस्टम, एक टैक्स फंडेड सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें टैक्स से फंडिंग हो, विद द गवर्नमेंट बीइंग द सिंगल। और इसमें क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एकमात्र और सोल, मतलब सिंगल और सोल का मतलब ओनली, केवल इसके अलावा और कोई पे नहीं करे, गवर्नमेंट ही पे करे टू केयर प्रोवाइडर्स का मतलब जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी मतलब जिसको भी बीमा, मतलब क्या कह सकते हो कि पैसा जिनको पहुंचाना है उसके लिए पेमेंट कौन करे, गवर्नमेंट ही करे, जिनकी बीमा जिन्होंने करवाई वो ना करे। फिर समझना, अब आंसर जो है किस चीज का प्रति आंसर, क्रिएटिंग एन इक्विटल फ्रेमवर्क कि सभी के लिए समान रूप से एक सिस्टम बनाया जाए। ऐसा नहीं हो कि 65 ईयर तक के हैं, उससे ऊपर के नागरिकों को इंश्योरेंस नहीं है, पैसा कौन देगा। ऐसा कोई सिस्टम बनाने के लिए क्या चीज, मतलब इसका आंसर किस में निहित है, इसका आंसर निहित है कि एक ऐसा सिस्टम बना टैक्स फंडेड हो, और टैक्स फंडेड सिस्टम में गवर्नमेंट ही एकमात्र ऐसा पेयर हो जो उसमें पेमेंट करे, गवर्नमेंट के द्वारा ही वो पेमेंट मिले। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी को इसके अंदर एक प्रकार से क्या शामिल किया जाए, ऑल इंक्लूसिव सिस्टम हो, सभी इसके छत के नीचे आ जाएं, और जिसको भी यहाँ पे पैसा चाहिए वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे बिना किसी भेदभाव के। दिस इज अ लॉन्ग पेंडिंग रिकमेंडेशन। तो ये जो एक रिकमेंडेशन है, ये एक सिफारिश है, वो काफी दिनों से लॉन्ग पेंडिंग है। लॉन्ग पेंडिंग मतलब बहुत दिनों से पेंडिंग है ये सिफारिश। फ्रॉम द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, भूतपूर्व, फॉर्मर को बोलते हैं अर्स्टवाइल। फ्रॉम द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, तो कह रहा है कि योजना आयोग ने भी ऐसी सिफारिश दी थी, है ना, सिफारिश की थी, उससे समय से ही, काफी लंबे समय से ये सिफारिश करी गई है, अब तक ये पेंडिंग है। एंड शुड बी पार्ट ऑफ एनी रिफॉर्म, और ये किसी भी सुधार का एक हिस्सा होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए। द गवर्नमेंट एज द सिंगल पेयर, अब सिंगल पेयर गवर्नमेंट अगर हो तो उस रूप में, इफ नॉट सोल केयर प्रोवाइडर एट प्रेजेंट, हो सकता है सिंगल पेयर हो, सिंगल पेयर, सोल पेयर, सोल का मतलब है एकमात्र, उसके अलावा और कोई पेयर नहीं हो, ठीक है। एज द सिंगल पेयर इफ नॉट सोल केयर प्रोवाइडर एट प्रेजेंट, कि वर्तमान में ठीक है सोल पेयर तो नहीं है, सोल केयर प्रोवाइडर तो नहीं है, लेकिन सिंगल पेयर हो, वुड बी बेटर एबल टू रेसिस्ट कमर्शियल प्रेशर्स इन डिटरमिनिंग कॉस्ट। डिटरमाइनिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, कीमतें निर्धारित करना। रेसिस्ट का मतलब क्या है, रोकना, रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना। कमर्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, वाणिज्यिक या व्यावसायिक दबाव। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट किस रूप में, सिंगल पेयर के रूप में, ठीक है वर्तमान में ये सोल को केयर प्रोवाइडर तो नहीं है, मतलब पूरी की पूरी केयर प्रोवाइडर तो नहीं करेगी, लेकिन ठीक है इसने पैसा लगा दिया, लेकिन ये नहीं है कि पूरा का पूरा खर्चा यही उठा ले, ये नहीं है। तो ये गवर्नमेंट, ये जो चीज है वो वुड बी बेटर एबल टू, तो गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट यहां पे अधिक अच्छे तरीके से समर्थ बन पाएगी कि जो व्यावसायिक प्रेशर है कीमतें निर्धारित करने में, उसको ये रोक सकती है, गवर्नमेंट रोक सकती है, ठीक है। इसके बाद देखो, दिस इज इक्वली एप्लीकेबल, एप्लीकेबल एडजेक्टिव है, एप्लीकेबल का मतलब है अप्लाई करने योग्य, तो ये समान रूप से एप्लीकेबल है, समान रूप से अप्लाई होने योग्य है फॉर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। इसेंशियल का आवश्यक, ड्रग्स का दवाइयां, प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीद, एक्ट ऑफ परचेजिंग, खरीदारी। तो दिस इज इक्वली एप्लीकेबल, ये जो चीज है बराबर रूप से ये एप्लीकेबल है, किसके लिए, यहां पे टू भी लग सकता था, एप्लीकेबल टू लगता है, लगा सकते थे, और भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यह समान रूप से अप्लाई होगा किस पर, जब सरकार जो आवश्यक या महत्वपूर्ण दवाइयां हैं उसकी खरीदारी करेगी तो उस पर भी लागू होगा। विच कैन देन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री, और फिर क्या होगा, सरकार ने खरीदारी कर ली और फिर उनको फ्री में बांट दिया। तो उन दवाइयों को, विचारा ड्रग्स के लिए, ये एसेंशियल ड्रग्स जो है इनको फिर बांटा जा सकता है फ्री, मुफ्त में, ठीक है। लीगल रिफॉर्म, जो कानूनी सुधार है, मस्ट प्रोवाइड फॉर ए टाइम बाउंड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, टाइम बाउंड का मतलब होता है समय में बंधा हुआ। यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज अंडर ए राइट्स बेस्ड नॉन एक्सक्लूजनरी फ्रेमवर्क विद स्टेट्स इंप्लीमेंटिंग इट। थोड़ा ध्यान से समझना, कह रहा है कि लीगल रिफॉर्म, जो कानूनी सुधार है, मस्ट प्रोवाइड फॉर, कानूनी सुधार प्रदान करे, क्या, टाइम बाउंड ट्रांजिशन, एक ऐसा बदलाव जो कि एक समय सीमा में बंधा हुआ बदलाव हो। किसको प्रोवाइड करे, टू यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सब जगह। स्टेट प्रोवाइडेड का मतलब सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा जो प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज हैं उनको, किसके तहत, राइट्स बेस्ड, अधिकारों पर आधारित हैं कोई चीजें, हेल्थ जो है एक अधिकार है, उसके तहत। नॉन एक्सक्लूजनरी फ्रेमवर्क, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई को भी अलग नहीं किया जाए। एक्सक्लूजनरी का मतलब किसी को बाहर निकालना, एक्सक्लूड वर्ड सुना होगा, एक्सक्लूड से एक्सक्लूजन बनता है, ठीक है। तो इसमें किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसा सिस्टम। और इसको लागू कौन करेगा, स्टेट्स इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट का लागू करना
फिर समझना कि लीगल रिफॉर्म मस्ट प्रोवाइड फॉर ए टाइम बाउंड ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज अंडर अ राइट्स बेस्ड नॉन एक्सक्लूसिव फ्रेमवर्क विद स्टेट्स इंप्लीमेंटिंग इट। देखो ये फ्रेमवर्क कैसी है, फ्रेमवर्क है जिसमें किसी को भी बाहर नहीं रखा जाएगा। ये सिस्टम कैसा है, किसी को बाहर नहीं रखा जाएगा, और इसमें राइट्स बेस्ड मतलब अधिकारों पर आधारित की ये हर नागरिक का अधिकार है स्वास्थ्य प्राप्त करना, ठीक है। तो इसके तहत क्या कहना था, लीगल रिफॉर्म जो भी कानूनी सुधार हो वो क्या करे, जरूर से जरूर प्रोवाइड करे टाइम बाउंड ट्रांजिशन, मतलब समय में बंधा हुआ एक ऐसा बदलाव लेकर आए। बदलाव किसके लिए हो, यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज के लिए, ऐसी हेल्थ सर्विसेज जो सार्वभौमिक हैं उनके लिए। किसके तहत लाए, इस फ्रेमवर्क के तहत। और कौन लागू करे, स्टेट्स इसको लागू करें, ठीक है। प्राइवेट अरेंजमेंट्स कैन बी एन ऑप्शन, जो प्राइवेट अरेंजमेंट्स हैं मतलब कहें कि निजी चिकित्सालय हो, प्राइवेट सेक्टर हो, वो मतलब प्राइवेट अरेंजमेंट्स जो हो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब हेल्थ केयर तो प्रोवाइड हो ही हो नागरिकों को, चाहे कैसे भी हो, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे प्राइवेट सेक्टर करे। कोविड-19 हैज एक्सपोज्ड द डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइवेट टर्शियरी केयर। टर्शियरी का मतलब प्राइवेट टर्शियरी केयर, इसका मतलब है ऐसा निजी फैसिलिटी जो कि उच्च स्तरीय हो, हाईली डेवलप्ड हो, वो है टर्शियरी केयर। टर्शियरी का मतलब तीसरा स्तर भी होता है, थर्ड लेवल भी होता है, सेकेंडरी फिर टर्शियरी होता है, थर्ड लेवल। तो कह रहा है कोविड-19 ने क्या कर दिया है, एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज सामने लाकर रख दिया है, मतलब पर्दाफाश कर दिया है। किसका, उन खतरों को बताया है। खतरे कौन से, कि बहुत ज्यादा निर्भरता है, रिलायंस मतलब निर्भरता, रिलायंस में ऑन लगेगा, निर्भरता किस पे है, प्राइवेट टर्शियरी केयर पर। कि आज कोई मरीज जो है वो काफी हद तक निजी, मतलब आप खुद ही देख लो कि किसी को भी विश्वास गवर्नमेंट पे कम है, विश्वास गवर्नमेंट पे विश्वास कम है, निजी चिकित्सालय विश्वास ज्यादा है। तो ये जो उच्च स्तरीय सुविधाएं हैं, प्राइवेट केयर है, इस पर जो मतलब निर्भरता है, उसके खतरों को कोविड-19 ने एक्सपोज कर दिया है, ठीक है। द करेक्टिव लाइज, करेक्टिव का मतलब है रिमीडियल, कि उपचार क्या है, इसको ठीक कैसे करें, इसका समाधान क्या है। तो समाधान किस में है, समाधान निहित है, लाइज इन निहित होना। रेजिंग पब्लिक स्पेंडिंग, ये इसमें समाधान इस चीज में है कि पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाओ, मतलब थोड़ा सा व्यय करो, खर्चा करो, किस पर, इस हेल्थ सिस्टम पर, टू द प्रॉमिस 2.5% ऑफ जीडीपी। और कहां तक बढ़ाओ यहां तक कि जीडीपी का 2.5% जो आपने प्रॉमिस किया था ना, वहां तक तो करो खर्चा ऑन पब्लिक फैसिलिटीज। और खर्चा करो किस पर, पब्लिक फैसिलिटीज पर, लोक स्वास्थ्य सुविधाओं पर, दैट आर यूनिवर्सली एक्सेसिबल, वो सुविधाएं जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, वो सुविधाएं जो कि हर जगह पे एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल क्या होता है, पहुंच योग्य, सभी व्यक्ति एक्सेस कर, सभी व्यक्ति प्राप्त कर सके, ऐसा हो, ठीक है। तो ये आपका एडिटोरियल था। अब देखते हैं रिवीजन। रिवीजन में देखिए ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब चेंज होता है, पहले को जोड़ेंगे आप डी से। इक्विटेबल शब्द है, इक्विटेबल का मतलब जस्ट होता है, फेयर जस्ट देखा था, निष्पक्ष को बोलते हैं, अनबायस्ड को बोलते हैं, अनप्रेजुडिस्ड को बोलते हैं। कोवेनेंट का अग्रीमेंट होता है, पैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता। ओवरसाइट का मतलब होता है क्या, ओवरसाइट का सुपरविजन, तो सी से जोड़ देंगे। और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है लेंथी, ठीक है, ये बी से जोड़ देंगे। तो ये आपके इसके आंसर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ट्रांसलेशन की ओर देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, उम्मीद है आप मजे में हो। तो ये आप कभी लेटर राइटिंग अगर आपने की हो तो उस कंडीशन में, जब आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग करते हैं, दोस्त को रिलेटिव पत्र लिखते हैं, तो वहां पे आप ऐसे कह सकते हो, उम्मीद है आप खुश हैं। तो होप से स्टार्ट करके यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ, होप यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ। अब ये एंजॉइंग के बाद में तो योरसेल्फ लगाना पड़ेगा, या तो आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आती है ये चीजें, या तो ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, इससे क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। कल के एक सेशन में मैंने बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, है ना। तो यहां पे है क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। और है मुझे इसकी याद दिला देना, कोई चीज याद दिला देना कहते हैं ना कई बार, कि ठीक है ये काम करना है, आप कहो कि मुझे याद दिला देना, तो रिमाइंड करने को याद दिलाना बोलते हैं। तो प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट, प्लीज ना भी लगाओ तो भी चलेगा, रिमाइंड मी ऑफ इट। रिमाइंड के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो ये था आज का सेशन, मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।